हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर के आए हैं सोशल इश्यू का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि है इंडियन स्पोर्ट इको सिस्टम। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जल्दी इस बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि भाई कैसे कैसे चीज़ें और क्या क्या मैगजीन में दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आराम से अपना जो PDF है उसको निकाल लीजिए और दैट मोबाइल को ऑन करिए और अपनी बुक में आराम से जो मार्किंग आपको करनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप मार्किंग करते रहिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए ये है इंडिया की जो रैंकिंग है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है, ओलंपिक हुआ है पेरिस का, सबको पता है। ठीक है, कौन सा ओलंपिक है? 71 ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, इंडिया की रैंक जो है 71 आई है। ठीक है, सॉरी, जो अभी ओलंपिक हुआ है ना उसमें इंडिया की 71 आई है। जो अभी ओलंपिक हुआ कहाँ पे था, नाम याद रखना, पेरिस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ था, जहाँ पर इंडिया की रैंक 71 है, जो कि पहले 2020 में जो हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर कितनी आई थी इंडिया की रैंक? 48। एक चीज़ समझ में आई इससे कि इंडिया की रैंक कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है ना। पहले 48 थी, अब कितनी हो गई है? 71। पहले जो 48 वाला जो 2020 वाला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था, और ये वाला पेरिस में हुआ है। इतना दिमाग में रखना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर क्या है। इंडिया में जो पेरिस में हुआ है हमारा, वहाँ पर हमको 6 मेडल मिले हैं, जिसमें से कोई भी गोल्ड नहीं है। मतलब 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हमको मिले हुए हैं। इसमें एक भी सिल्वर हमको पेरिस वाले ओलंपिक में नहीं मिला है। ठीक है, जबकि हम लोग बात करें, हम लोग टोक्यो भी जब हुआ था 2020 में, तो हमको 1 गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी रैंक थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकती, लेकिन अच्छी रैंक थी इंडिया की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हमारा इतना डिक्लाइन रहा है इन द पेरिस उसमें ओलंपिक में, उसके बाद भी पेरिस जो ओलंपिक्स है इंडिया का 3rd बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस माना जाता है। सोचिए, हम लोग इतना डिक्लाइन फेज में, फिर भी ये 3rd बेस्ट ओलंपिक माना जाता है। ठीक है, इंडिया का। और बेटर देन रियो जो 2016 में, जिसमें हमने सिर्फ 2 ही मेडल जीता थे। ठीक है, उससे तो बेटर है ये बोला जा रहा है। तो अब पहला बात, ओलंपिक, एक चीज़ आप देख रहे हैं जरा यहीं से समझ लीजिए, वैसे नीचे लिखा होगा ये 2020, ये 2024 चल रहा है ना अभी, 2024, 2016, हर एक गैप में कहीं ना कहीं 4 साल का गैप है। तो मतलब ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। इंडिया की बारी कब आएगी भैया? इंडिया की बारी आएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर द होस्ट ओलंपिक इन 2036 में। ठीक है, इंडिया 2036 में ओलंपिक प्रिपेयर करेगा, मतलब ओलंपिक हमारे यहाँ होगा 2036 में। और उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि टॉप 10 स्पोर्ट में नेशन बन जाएगा इंडिया 2036 तक, और टॉप 5 कंट्री बाई 2047 तक हम लोग बन जाएंगे, ये बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि अदर जो आल्सो द डिक्लाइन कॉन्स्टेंट, क्या है, इतना डिक्लाइन फेज देखने के बाद भी बहुत सारे जो इवेंट हुए, जैसे 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द 2021 समर डेफ ओलंपिक्स जो हुआ है, उसमें भी हमारा जो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है परफॉर्मेंस में। ये डिक्लाइन हम देख रहे हैं फेज में। ठीक है, ये बहुत कम मिल रहा है। ऐसे होता है ना कि भाई अंधों में काना राजा, अभी तक तो हम अच्छे से खेल ही नहीं रहे थे, है ना, हमारा कुछ था ही नहीं। तो अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भले बहुत डिक्लाइन है, बहुत कम है, बट हमारे हिसाब से जो हमारा प्रीवियस हिस्ट्री रही उसके हिसाब से हम बहुत आगे निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से हमारा जो फेज चल रहा है वो इतना गलत नहीं है, बट नॉर्मली ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है वो सही नहीं है, स्पोर्ट इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आगे पे पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अभी फेज दिखा रहा है कि, है ना, तो कहीं ना कहीं वो हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया में इकोसिस्टम में कितना गैप है, स्पोर्ट इकोसिस्टम में कितना गैप है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा उतना अच्छे से। आगे हम लोग बात करें इंडियन स्पोर्ट इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, स्पोर्ट जो है हमारा यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसके डेवलपमेंट प्रमोशन के बारे में जो भी काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी स्पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, और यूटी गवर्नमेंट, अगर मतलब यूटी की है तो फिर क्या बोलेंगे, यूटी गवर्नमेंट करेगी, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट, अब इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत
अलग अलग स्कीम आती रहती हैं, उसके द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करती है, उसको फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्पोर्ट के लिए। कह रहा है जो स्पोर्ट होता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सॉफ्ट पावर जनरेट करता है और कंट्रीब्यूशन करता है इन द जनरल हेल्थ वेलबींग ऑफ द प्लेयर। अब समझिए एग्जांपल ऐसा तो है नहीं भैया, जो प्लेयर्स से उनको पैसा नहीं मिलता है, तो उनकी जो जनरल वेलबींग है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है हमारा स्पोर्ट, और कहीं ना कहीं कंट्री की सॉफ्ट पावर भी जनरेट करता है, ठीक है, और रेवेन्यू तो जनरेट करता ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, इस इतना बेनिफिट होने के बाद भी ओनली 6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट में। सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट में जाना पसंद करते हैं, मतलब गए हैं, जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 6% टोटल पॉपुलेशन का। जबकि हम लोग बात करें अदर स्टेट में तो लगभग 20% जो है यूएस में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और जापान में तो 60% जाते हैं। पता है जापान की एक अच्छी सी चीज़ बताते हैं, या फिर गलत जो भी बताया जाए, तो बच्चा बिल्कुल 2 साल का 3 मतलब स्टार्ट होता है खड़ा होना ना, तो कोई जो पेरेंट्स होते हैं उसको किसी ना किसी स्पोर्ट में डाल देते हैं। वहाँ से उसके अंदर मतलब होता है ना कि वो बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब समझिए एग्जाम्पल 3 साल का या 4 साल का बच्चा है, 4 साल से वो लगभग 20 साल तक 18 साल तक खेल रहा है, तो कितने साल उसने खेला? लगभग 14 साल। हमारे यहाँ स्पोर्ट भैया जो आता है ना, तो बच्चे जब 12 साल का हो जाता है तब उनको याद आता है कि चलो अच्छा स्पोर्ट खिलवाना है, तब जाके एडमिशन कराएंगे, तो 18 साल का जब बच्चा होगा तो 6 साल खेल पाएगा। अब सोचिए एग्जाम्पल खुद ही, 6 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे से कैसे कम्पीट करेगा? इशू तो है ना भाई, क्योंकि इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल पूरी मुड़ जाती है। आप इनका कभी वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर पड़े होते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ फंडामेंटल राइट टू वायलेट हो ही रहे हैं, बच्चे से बिना पूछे कुछ भी किए, मतलब उसका जो बचपन है पूरी तरीके से हम लोग उसमें कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ देखिए ज़रा, कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 साल का बच्चा हो तभी इसको स्पोर्ट में डालिए, बट नॉर्मली ये 12 साल के बाद जब हम आराम से सोते सोते हमको याद आता है कि स्पोर्ट में जाना है, तब जाके हम लोग अपने बच्चे को डालते हैं। 12 साल का, 13 साल का, 15 साल के बच्चे के बाद फिर वो स्टार्ट करता है स्पोर्टिंग करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। चैलेंज क्या क्या है इंडिया स्पोर्ट इकोसिस्टम में? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का इशू है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया ने अपने जो ओलंपिक में हुए उसमें 117 मतलब 117 एथलीट भेजे। बल्कि अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की बात करो जो अभी हुआ है, यूएस ने यहाँ पर 594 भेजे, फ्रांस ने 572 भेजे, ऑस्ट्रेलिया ने 460 भेजे। अब समझिए इन दो सबके रेशियो में हम कितने कम हैं, खुद ही देख लीजिए आप लोग कितने कम हैं हम लोग, है ना। ये देखिए, तो भाई बात कर रहा है कि हमारे यहाँ टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कॉज क्या है कि अर्ली स्टेज जो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अगर आइडेंटिफिकेशन का है तो उसको कोई देखभाल करने के लिए मतलब कोई एडुकेटेड कोई मैकेनिज्म नहीं है भैया। प्रॉब्लम ये है, देखिए पहला पॉइंट ये वही मैंने बताया ना, 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया बच्चा, तब हम देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है कि दैट रनिंग अच्छा कर रहा है या फिर बैडमिंटन अच्छा खेल, तब जाके हमने थोड़ा सा देखा और फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। अब सोचिए एग्जाम्पल 16 साल का बच्चा है, फिर 18 साल में कितना टाइम लगेगा? 2 साल खेल रहा है, उसके बाद हो जा रहा है ना। तो वो उतना अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छा से एक बच्चा जो 16 साल खेल कर आया है, समझ रहे हैं। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं बहुत अंतर है। और उसके बाद अगर बच्चा मिल भी गया, ठीक है, अच्छा खेल रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम उसको एडुकेटिक मैकेनिज्म ही नहीं दे पा रहे, उसकी देखभाल ही नहीं कर पा रहे कि वो अच्छे से एक प्लेयर बन के जो है कहीं ना कहीं इंडिया के रिप्रेजेंट करे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, रिसोर्स का भी इशू रहता है, ठीक है। क्या क्या इशू है देखते हैं इसको भी। इंडिया का स्पोर्ट जो बजट है वो कहीं ना कहीं यूएस, जर्मनी और चाइना के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इशू में भी जाते हैं इन द फंड में, ठीक है। तो खेलो इंडिया स्कीम की बात करें, लगभग इन्होंने 318 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अलॉट कितने किए गए थे? 500 करोड़ इन 2019-20 के बजट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहीं ना कहीं मिलता है। तो कह रहा है कि स्पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में बहुत लिमिटेड है, स्पेशली इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए एक चीज़ समझिए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको कहाँ हम लोग डालते थे? तो स्कूल में डालते हैं। तो जो स्पोर्ट की फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं मतलब में स्कूल है उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कम मिलता है हमको देखने। अब तभी जो बड़े बड़े स्कूल है, अच्छे स्कूल से, उनमें आपको स्पोर्ट फैकल्टीज मिल जाएंगी।
थोड़ा सा सिस्टम होता है, लेकिन नॉर्मल स्कूल में ये अभी भी नहीं है। स्पोर्ट्स से कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा है कि अंडर डेवलप्ड कहाँ कहाँ पे हैं, बिहार और झारखंड एरिया को ले लो तो यहाँ पर बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्पोर्ट फैकल्टी आपको मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट अगर फैकल्टी की बात करें तो वो फैसिलिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती हैं वो बहुत ही कम स्टेट में है, मतलब कंसंट्रेटेड हो गई कुछ स्टेट में। एग्जांपल दे रहा है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बल्कि ये फैसिलिटीज़ हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में होनी चाहिए, हर एक बोल सकते हैं हम तो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। जिससे पता है फ़ायदा क्या हो, जो कॉर्नर में छुपा हुआ टैलेंट है बच्चों का वो कहीं ना कहीं सामने आएगा, उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो खुद में प्रमोट हो पाएंगे। अब समझिए एग्जांपल, आप यूपी में रह रहे हैं, आप कर्नाटका जाएंगे, आप बिहार जाएंगे कि खेलने के लिए, घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत सारा ये प्रॉब्लम आती है ना चीज़ें। मतलब आप ट्रेनिंग लेने के लिए, आप रहने के लिए वहाँ जाएंगे क्या, खेलने के लिए ना, तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा वर्डन है चीज़ों का, तो इनको कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। फिर आते हैं हम लोग इसमें गवर्नेंस इशू का। तो कह रहा है इंडिया स्पोर्ट्स सिस्टम अभी तक भैया ये थोड़ा ये हर जगह इनका टपकता है भाई। पॉलिटिशियन डोमिनेंट है अभी भी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जो है उनका डोमिनेंट है। तो कह रहा है कहीं ना कहीं तो ये करप्शन और एथिकल जो कंडक्ट होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बहुत इशू पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल कह रहा है जनवरी 2023 में ओलंपिक्स में many Olympic medalists accused the then Wrestling Federation of India WIF president and the coach of the federation of sexual harassment का। तो कह रहा बहुत सारे जो आपकी रेसलिंग फेडरेशन मतलब में जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड समझाते हैं। जिनमें 2023 में देखिए हमने देखा था जो इंडिया गेट है उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो कॉज क्या था, जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट और उनके कोचों के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब में इल्ज़ाम लगाया था कि भैया यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है हम लोग का, ठीक है। हम लोगों ने ये सुना होगा कि उन्होंने अपने जो मेडल्स हैं वो वापस कर दिए थे, बहुत सारा जो न्यूज़ में रहा है चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए ना। अब कह रहा है मिस मैनेजमेंट ऑफ एथलीट। जैसे एग्जांपल अभी जस्ट की बात करें हम लोग, पेरिस ओलंपिक में हुआ था, तो 100 ग्राम जो वजन ओवरवेट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो कंफर्म सिल्वर मेडल था विनेश फोगट का, है ना, तो और पोटेंशियल था कि शायद हमको गोल्ड भी मिल जाए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें अंतिम फंगल जो थी, उन्होंने बात करें अपना जो चांस था वो खो दिया, क्योंकि उनका वेट जो था वो ओवर वेट था, 48 आवर वो भूखी रही, जिससे वो वेट लॉस कर लें, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इशू पड़ता है, मतलब लास्ट टाइम हमको डिसमैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हाथ से जो मेडल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अदर चैलेंजेस की बात करें हम लोग, लैक अवेयरनेस। तो कह रहा है कि बहुत लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है अपॉर्चुनिटी को लेकर, गवर्नमेंट स्पोर्ट और हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ कोचिंग स्टाफ्स भी बहुत कम है, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बात करें, और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो प्राइवेट सेक्टर उसको कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है गेम, ठीक है। जैसे बहुत सारे IPLs होते हैं उसमें हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व है, तो वो पॉपुलैरिटी पा रहे हैं। जहाँ मतलब बोल सकते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ फंड आएगा तो वहाँ पर प्लेयर को, जब नॉर्मल सी बात है भाई, सब खेलते ही नहीं रहेंगे ना, खाना भी खाना है, पेट भी भरना है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, है ना। तो जब पैसा होगा तो नॉर्मल सी बात कहीं ना कहीं वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे आप लोग आते हैं इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पोर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया। क्या लेना है उसको, इतना है, 2 पेज हैं, चलिए पढ़ लेते हैं इस पेज से। तो कह रहा है बजटरी सिस्टम अगर बात करें हम लोग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट हैज़ नियरली डबल्ड फ्रॉम द। तो कह रहा है जो बजट है 2014 से 15 में जो था उसको डबल कर दिया गया है 23 से 24 में, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या एम है, नॉर्मली जो ग्रास रूट लेवल है, मतलब बिल्कुल लोकल लेवल नुक्कड़ पे बच्चे खेलते हैं, इन सब में से जो आइडेंटिफिकेशन करना एथलीट्स का, ठीक है, कहीं ना कहीं जो टैलेंट है उसको सामने लेकर के आना। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्रिएटिव प्रोग्राम, इसका एम क्या है कि स्कूल जो चिल्ड्रन है जो 9 से 18 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से
जो टैलेंट है वो उसको सामने लेकर आना है, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकेंगे, सॉरी बीच में हो गया पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं है, 2 सेकेंड लगेगा। चलिए एग्जैक्ट जगह पे आए हैं, गुड, चलिए ठीक है। तो इनका काम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट की बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ। तो 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं टैलेंट को हंट करना, मतलब वहाँ से टैलेंट का पता करना कि भैया यहाँ ये बच्चा अच्छे से खेलता है तो उसको आगे स्पोर्ट में आगे लेकर जाना, मतलब हर एक कॉर्नर के, हर एक कंट्री के हर एक कॉर्नर से टैलेंट को खोजना। ये काम किसका है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मेंटेन द स्पोर्ट एक्टिविटी, फिट इंडिया मूवमेंट अगर बात करें, एंड जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट को जगह दी गई कि भैया ये भी कंपलसरी चीज़ है, इसको भी स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसमें क्या है? ये स्कीम जो है डेवलपमेंट फंड ऑफ द एथलीट हु आर मेडल प्रॉस्पेक्ट एंड ओलंपिक गेम्स। तो कह रहा है कि वो एथलीट जो कहीं ना कहीं मेडल ला सकते हैं, मेडल लाते हैं, उनके लिए फंड बनाया गया है। कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, TOPS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट दिया जाएगा, इसमें फंडिंग होगी, स्पेशलाइज इक्विपमेंट होगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, टॉप टियर कोचिंग होगी, मंथली अलाउंस होगा, किसको? जो हमारे टॉप एथलीट हैं उनको, ठीक है। अब समझिए एग्जांपल हम लोग खुद ही जानते हैं, थोड़ा इतना तो हम लोग को भी पता है, नॉर्मल सी बात है, जो इक्विपमेंट होते हैं एथलीट के बहुत महंगे आते हैं, सबकी बस की बात नहीं होती कि उठा के खरीद लो, है ना, इतना सस्ता नहीं होती हैं चीज़ें, तो उनको, और कोचिंग्स हो गई, है ना। तो जब कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से इसकी ट्रेनिंग कराएंगे तो हमारे यहाँ से भी भाई प्लेयर्स निकलेंगे, ऐसा नहीं हमारे यहाँ से प्लेयर्स नहीं निकलेंगे। इंडिया में किसी टैलेंट की कमी है? इंडिया में टैलेंट बहुत भर की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको प्रमोट करना पड़ेगा, है ना। 1 स्कूल 1 स्पोर्ट पॉलिसी, तो ये इनिशिएटिव लिया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सैनिक स्कूल के द्वारा, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कम से कम एटलीस्ट हम 1 जो स्पोर्ट है डिसिप्लिन उसमें आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, ठीक है। अगर एक स्कूल में सोचिए एक स्पोर्ट भी हम लोग आगे लेकर के जाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री से कितने, हमें मुझे लग रहा है हर एक स्पोर्ट का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बच्चे जो है वो निकल के आएंगे, और हमारा जो अभी नेगेटिव फेज चल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बहुत अच्छे से चेंज होगा, है ना। आगे आते हैं हम लोग यूज़र टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं डाटा एनालिसिस के लिए और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं कि कौन से देश में कितना बच्चा है, कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर के कितने एथलीट हैं ना। फिर आते हैं हम लोग बी अहेड फॉर स्ट्रेंथिंग द इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम। तो क्या हमको उपाय करने होंगे, ठीक है, वो चीज़ें हैं। फिर ये ओलंपिक्स के बारे में कुछ दिया गया है, फिर न्यूज़ खत्म है। चलिए ड्राइविंग द माइंडसेट चेंज, तो पहला पॉइंट ये है कि भैया जो पेरेंट्स का क्या होता है, देखिए समझाते हैं। जब बच्चा बोलता है कि हमको खेलना है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि भैया खेल के क्या करोगे, पढ़ लिख लो, जॉब आप करनी है, ठीक है। उनको रियल में अभी अवेयरनेस नहीं है स्पोर्ट के बारे में, उनको नहीं पता है कि अगर बच्चा स्पोर्ट में एज अ स्टेट लेवल खेलता है या फिर नेशनल लेवल खेलता है तो कहीं ना कहीं उसको रिजर्वेशन मिलता है इन द एजुकेशनल, अगर वो हायर स्टडी में जाता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब है उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको इस बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलानी होगी, जिससे क्या हो, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, है ना, स्पोर्ट के लिए। उसके बाद हम लोग बात करें जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए, जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं स्पोर्ट जो है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से जनरेट हो जाए, मतलब अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। इंक्रीजिंग द टैलेंट पूल, तो इसमें नरिश करना होगा यंग टैलेंट पूल को, ठीक है। अधिक से अधिक टूर्नामेंट कराने होंगे स्कूल में, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट कराने होंगे, ठीक है। और जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग बात करें स्पोर्ट को न्यूट्रिशंस मिलेगा और पब्लिक जो बैरियर है वो खत्म होंगे, जेंडर इनइक्वालिटी आएगी। तो समझिए एग्जांपल, स्कूल में गेम्स हो रहा है तो लड़का लड़की हर एक इंसान खेलेगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इक्वलिटी की ओर, है ना, जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर सामने आएगी। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड होना चाहिए, जैसे केरला गवर्नमेंट ने चलाया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये हर एक स्टेट में इसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या हो, ग्रास रूट लेवल पर जो है स्पोर्ट का कल्चर बन सके, ठीक है। वन स्टेट वन
स्पोर्ट पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या है कि हर एक स्पेसिफिक रीजन जो है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल गेम है, कोई भी स्पोर्ट है जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, उसमें मास जो पार्टिसिपेशन है उसको लेकर के आए और लोगों में इंटरेस्ट जगा कि भैया इस गेम को हमको अपने स्टेट के नाम पर आगे लेकर के जाना है। ठीक है, जो लोकलाइज्ड मेगा इवेंट होते हैं जैसे रूरल ओलंपिक्स हो गया, ठीक है, जो राजस्थान गवर्नमेंट चलाती है, कहीं ना कहीं इसको पूरी कंट्री में हमको प्रमोट करना चाहिए। ऐसे गेम्स अगर कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं, समझिए एग्जांपल रूरल ओलंपिक्स अगर हम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूरल में जो बच्चे हैं, जिन टैलेंट छुपा हुआ है, वो सामने निकल कर आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें इम्प्रूविंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट फेडरेशन, फैसिलिटिंग independent form of requirement for the top position and bring transparency both in the function and the federation of well-being of policy maker। तो कह रहा है जो हमारा फेडरेशन है, ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए समझिए, जो फेडरेशन है उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है टॉप पोजीशन पे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें भैया कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए। होता क्या है, कभी कभी पॉलिटिक्स खेल के वहाँ पे वो मेंबर बैठ जाते हैं जिनको रियल में नहीं बैठना चाहिए, उनको पॉलिसी मेकिंग नहीं आ रही है स्पोर्ट के बारे में, तो उनको जो ये रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, टॉप पोजीशन का, ठीक है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में ना खेली जाए कुल मिला के। कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर द स्पोर्ट सेक्टर, ठीक है, तो इंडिया में ये बात करें हम लोग, फर्म को ये थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ेगा कि भैया जो एनजीओ है, एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं वो अपना जो CSR मनी है उसको जो स्पोर्ट फंड है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग स्पेशल एनजीओ बना सकते हैं जो नॉर्मली स्पोर्ट के लिए फंड के लिए काम करें, ठीक है। स्पोर्टिंग मल्टीपल डिसिप्लिन अगर लोग बात करें, इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। जब ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा गवर्नमेंट में, स्पोर्ट के अंदर, और पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, तो है ना, ये चीज़ें होंगी। तो इससे अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं जो गेम है उसको कंटिन्यूअसली पब्लिसिटी मिलेगी। एग्जांपल दे रहा है बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, ठीक है, स्पॉन्सर हैं लीग, तो नॉर्मल सी बात है, इनको कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिल रही है चीज़ों की। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस मेरिट्स फॉर न्यूट्रिनिस्ट, क्योंकि देखिए जो प्लेयर्स होते हैं उनके न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, एक स्टाफ होता है पूरा एथलीट्स का, इनको अकाउंटेबल रहना चाहिए कि भैया लास्ट टाइम में मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि 100 ग्राम जो है ज़्यादा वेट निकला, तो भैया ये पहले क्यों नहीं देखा गया, कहाँ स्टाफ था, कहाँ न्यूट्रिशन वाले जो हमारे लोग थे वो कहाँ थे, पूरा स्टाफ कहाँ था, कोच कहाँ पे, तो उनको नहीं पता था कि 100 जो ग्राम है वो ज़्यादा है वेट, उसको कम होना चाहिए पहले, है ना। तो ये लास्ट टाइम जो मिसमैनेजमेंट होता है उसको रोकने के लिए एक अकाउंटेबल हमको क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ओलंपिक गेम्स के बारे में, बस इतना ही है टॉपिक कुल मिला के। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, ठीक है। 14 नेशंस में आते हैं और 9 स्पोर्ट उस टाइम स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है, और हर 4 साल के बाद इसको ये परफॉर्म किया जाता है। मोटो क्या है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फ्लैग की हम लोग बात करें, इसको 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें क्या है, 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स सिम्बलाइज हैं इसमें। थोड़ा अगर आप बात करिएगा तो सर्च करिएगा तो आपको दिख जाएंगी, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, 3 ऐसे करके 5 रिंग्स हैं जो आपस में इंटरलॉक हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है 5 इंटरलॉकिंग रिंग हैं जो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करती हैं कि जो हमारे वर्ल्ड है उसके 5 भाग को, वर्ल्ड के 5 भाग मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी क्या बोल रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये हमारा एशिया प्लस अफ्रीका, एशिया प्लस यूरोप, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लस जो भी है ना, वो हो गया। तो 1 2 3 4 5, इन 5 जो भाग हैं, डिवाइड हैं कंट्री, मतलब जो भाग, मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट को अलग अलग नहीं लिया गया है, कुल मिला के जो 5 पार्ट पूरे वर्ल्ड के उसको सिम्बलाइज करता है ये 5 रिंग जो इंटरलॉक है आपस में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओलंपिक फ्लेम्स की बात करें, हमने फ्लेम्स भी देखा होगा जो कहीं ना कहीं जो सिम्बलाइज करता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फायर की, ठीक है।
विद द ओलंपिक टॉर्च ले लें। तो क्या फ्रेम जो होती है वो ट्रेवल करती है कंट्री में, जिस कंट्री में अगर बात करें हम लोग कि गेम होना होता है, तो ये फ्यू मंथ पहले से, गेम होने के पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पेरिस 2024 की बात करें, यहाँ पर 4 एडिशनल जो गेम हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है, ओलंपिक्स में, जिसमें एक ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है और सर्फिंग है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS, ठीक है, ये इसको क्रिएट किया गया है 1983 में, टू डील्स विद जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं एथलीट्स को लेकर, उनको डील करने के लिए ये कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, उसकी बात करें, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द पेरिस जो कन्वेंशन है उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए, जब फिलहाल वो तो ख़त्म हो गया था भाई, ये बीच में गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, एक सेकेंड रुकिए। पूरा हो गया था फिलहाल। चलिए, इसको जो IOC जो है उनके प्रेसिडेंट की तरह इसको साइन भी किया गया है। ठीक है, बस इतना ही है, अभी थोड़ा सा और बच्चे, सॉरी। इंडियन एंड ओलंपिक्स की बात करें, इंडिया ने फर्स्ट पार्टिसिपेट कब किया था? 1900 में इन पेरिस में हुआ था। उस टाइम एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिट चार्ट के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया गया, कि 1900 में, याद करिए जरा, हम लोग कभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, है ना, तो वो चीज़ें हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की बात करें तो ये